अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन अब ये इस हद तक बढ़ना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की मईशत को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि रियल एस्टेट बिज़नेस किस तरह पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रियल एस्टेट बिज़नेस है क्या। सो बेसिकली रियल एस्टेट बिज़नेस में आप प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं, बेचते हैं, उसे रेंट आउट करते हैं या फिर उसे बिल्ड करते हैं। और ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकता है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए हो सकता है, रेजिडेंशियल पर्पसेस इनमें इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए सब कुछ करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो पाकिस्तान की जीडीपी का तकरीबन 2% है। और अब ये पिछले 3-4 सालों में बहुत अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है, यानी कि 7% एनुअल रेट के हिसाब से जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो पाकिस्तान में बढ़ रहा है। लेकिन इसकी एक डार्क साइड है जिसे डिस्कस करने की ज़रूरत है। अब जो रियल एस्टेट बिजनेस है या जो इन्वेस्टमेंट है, ये बेसिकली मुल्क के अंदर कोई ऑर्गेनिक ग्रोथ लेके नहीं आती। अब ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है? मईशत किसी भी मुल्क की तब तरक्की करती है कि जब उस मुल्क के अंदर जो उसकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो वो मुल्क कुछ अशिया बना रहा है और वो जो बाहर बेच रहा है, उसे हम सिंपलर टर्म्स में ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। और जो हम जीडीपी की बात करते हैं वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं कि जितना कंट्री एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, पैदा कर रहा है, और जितना वो बाहर बेच के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो उससे आपकी जो मुल्क की मईशत है उसका हम मेयार का अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें ये होता है कि कोई आप ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट नहीं कर रहे, यानी कि आप प्लॉट लेते हैं, जब उसकी प्लॉट की कीमत बढ़ जाती है या प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाती है तो आप उसे बेच देते हैं। इसका जो मुतबादल बेहतर मुतबादल ये हो सकता है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाएं जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मुल्क के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ ना कुछ मुलाजमतें प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब यहाँ पर होता ये है कि जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें बड़े शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की रेट्स हैं वो एनुअली बढ़ रहे हैं। तो वो जो भी बाहर से जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो अपने पैसे यहाँ पर भेजते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, या इसके अलावा जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अब इस साइड पे इस वजह से आ रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करके इस पे जो रिटर्न है उन्हें बहुत जल्दी मिल जाता है। अब जो दूसरी रीज़न है वो ये है कि रियल एस्टेट की वजह से मुल्क के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत बढ़ना शुरू हो गई है। अब जो भी एक नई कॉलोनी बनती है, एक स्कीम बनती है, वहाँ पर जो डेवलपर होता है वो उसके आसपास बेहतरीन सहूलियात मुहैया करता है, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती हैं, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होती हैं। तो इनकी बेसिस पे वो फिर जो अपनी प्रॉपर्टी की कीमत है या जो प्लॉट की कीमत है वो बढ़ा देता है। तो जब कल को दूसरी कोई स्कीम बनती है तो वो क्लेम करती है कि वो उससे बेहतरीन फैसिलिटीज़ दे रही है और वो उसकी बेसिस पे और ज़्यादा रेट बढ़ा देता है। तो इस तरह एक साइकिल चल चुका है, जिसकी वजह से जो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमत, जो बेसिक प्रॉपर्टी की कीमत थी, उससे आर्टिफिशियली जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं वो हर साल जो है वो उसकी कीमत मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होता है कि मुल्क सोसाइटी के अंदर और मुल्क के अंदर जो है ना एक तकसीम पैदा हो गई है मुख्तलिफ तबकों के दरमियान। एक वो जो एलीट क्लास है कि जो इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व है, अब वो इन प्रॉपर्टीज़ को और इन प्लॉट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, कि जिन्हें एक घर बनाने की ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है, उनके लिए ये अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो जो कुछ रियल डेवलपर्स जो हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इस चीज़ का क्लेम करते हैं कि हम जो है मुल्क की खैर-खाई का सोचते हैं क्योंकि हम लोगों को घर बना के देते हैं। एक्चुअली वो एक तरह से स्कैम ही होता है, क्योंकि जो घर की कीमतें हैं वो इस कदर बढ़ जाती हैं कि आम आदमी उसको अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। तो एक्चुअली उनका अपना बिज़नेस ही प्रमोट हो रहा होता है, और जो मनी है, जो दौलत है, वो उन्हीं एलीट क्लास के दरमियान ही घूम रही होती है। यानी कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो एक घर अफोर्ड नहीं कर सकती, और इस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर क्लास है जो इस घर की अनअफोर्डेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और ये इनइक्वालिटी इस तरह प्रमोट होती है कि जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन है वो स्टेट उन्हें जो है बेनिफिट देती है बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर। उन्हें टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाते हैं, उनके लिए एमनेस्टी स्कीम्स जो है अनाउंस की जाती हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ उन्हें फेवर मिल रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली लम्स यूनिवर्सिटी का एक सर्वे था जिसके मुताबिक कि जो 10% घराने हैं मुल्क में, वो जो टोटल इनकम ग्रोथ होती है एक साल में, उसका 24% जो है वो सिर्फ 10% घराने हासिल करते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। जबकि जो बाकी 50% घराने हैं वो उस पूरी इनकम का सिर्फ 34% हासिल करते हैं। तो आप खुद फ़र्क का अंदाज़ा लगा लें। फिर इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जो ये रियल एस्टेट का बिज़नेस है ये एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट और सेक्टर्स में होनी चाहिए मईशत के, वो इस सेक्टर में हो रही है।
اب جو ریمیٹنسز ہوتی ہیں، جو باہر سے لوگ جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، اب وہ پچھلے 3-4 سالوں میں اگر ہم ان کا ایسٹیمیٹ لگائیں تو وہ $2 سے $3 بلین سے، اور ان میں سے کوئی 40 to 45% جو لوگ ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جس سے ہوتا پھر یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ تو جو آپ کے اپنے پاکستانی جب ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے انڈسٹریز میں یا ڈیفرنٹ مینوفیکچرنگ سیکٹرز میں، تو جو باہر کے فورن انویسٹرز ہیں وہ تو ظاہر آئیں گے نہیں، اس سے پھر جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر سیکٹر میں رک جاتا ہے اور وہ اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ آپ پروڈیوس نہیں کر رہے، جس طرح پہلے میں نے ڈسکس کیا ہے، تو جب آپ کچھ پروڈیوس نہیں کر رہے تو آپ تجارت کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو جس سے اوورآل جو معیشت ہے اسے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور پھر جو آخر میں بڑی چنبھے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اسٹیٹ کے انڈر ہو رہا ہے، یہ اللیگل کام جو ہے وہ ان کچھ صورتوں میں اسٹیٹ خود پروموٹ کر رہا ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو سوسائٹیز ہیں جو ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، ان میں جو اسٹیٹ کے ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا نام استعمال ہوا ہے، جو کہ جو بڑا جو ہے کلیش آف انٹرسٹ بھی نظر آتا ہے یہاں، جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیمز بہت ساری جو ہے نا بڑے شہروں میں ہیں، جس میں سپریم کورٹ امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، نیشنل اسمبلی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، منسٹری آف انٹیریئر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کا نام یہاں پر لگ رہا ہے، جو کہ ایسے بزنس کے اندر لگ رہا ہے کہ جو ایک طرف سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور دوسری طرف ان میں سے بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اپنی NOCs بھی حاصل نہیں کی ہوئی، لیکن وہ آپریٹ کر رہی ہیں۔ اور یہ ملک کی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی خود یہ کہتی ہے کہ تقریباً 146 کے قریب اسلام آباد اور راولپنڈی میں صرف 146 کے قریب بہت ساری ایسی اسکیمز ہیں کہ جن کو ابھی تک NOC نہیں ملا، لیکن ان کے بڑے بڑے بینرز اور ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں ہم روڈز پہ دیکھتے ہیں، انہوں نے پلاٹ بیچنا اور پراپرٹیز بیچنا شروع کر دیا۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے اس انویسٹمنٹ کو جو ہے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس قسم کی انویسٹمنٹ کو اس سیکٹر میں، اور جو کچھ سٹیپس گورنمنٹ لے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو گورنمنٹ ایک کیپ لگا سکتی ہے، ایک لمٹ بتا سکتی ہے انویسٹرز کو کہ آپ ایک پرٹیکولر لمٹ ایک سال میں اس سیکٹر کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ انویسٹ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے انویسٹرز پہ دوسرے سیکٹرز اور بزنسز کی طرف جائیں گے۔ دوسرا جو بڑی کامن سی بات ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے بہت زیادہ لگائیں ان پہ، جو کہ انفارچونیٹلی جو اتنا بومنگ سیکٹر ہے اس میں ٹیکس سب سے کم ہے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی، آئی ہوپ آپ کو کچھ انسائٹس ملی ہوں گی، انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔